लोंडे पाटिल, सरकार जो कदम पीछे खींच रही है इसको अपनी जीत मत मानिए। और मैं तो इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, इसे बीजेपी की चतुराई समझिए, नरेंद्र मोदी की चतुराई समझिए। उन्हें यह पता लग गया है कि आरक्षण का मसला, दलितों का, एससी एसटी ओबीसी का मसला, आप इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे वो हथियार ही छीन लिया। अब कहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि वाजपेयी जी को 10 साल के बाद पहली बार खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। कहीं 400 आ जाते तो वाजपेयी जी को पूछता कौन? क्या मोदी जी सही में वाजपेयी जी को पूछते? क्या मोदी जी का ये स्टाइल है कि अपने घटक दलों से चर्चा करे, स्टेक होल्डर से चर्चा करे और कुछ बात करे? तो 240 पे ये बात हुई है कि संविधान की वापसी हुई है। जो संविधान 10 साल तक नहीं था, मैं बोले सो कायदा, हम करे सो कायदा, इस तरह का जो एटीट्यूड था, रवैया था इस देश के प्रधानमंत्री का, वो 234 ने जो है वो रोक दिया है। और ये सच्चाई है। नहीं तो मोदी जी ने तो इस देश के किसान को नक्सली कह दिया था, पाकिस्तान परस्त कह दिया था, चीन परस्त कह दिया था, क्या क्या नहीं देश के किसानों का। 725 किसान के शहादत के बाद भी जो व्यक्ति पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं था, उन्होंने तो इंडेक्सेशन वापस ले लिया। इंडेक्सेशन तो दोस्तों को धड़ल्ले से ब्लैक मनी फॉर्मेशन के लिए दे दिया था, लेकिन वो भी वापस लेना पड़ा। रही आरक्षण की बात, तो वाजपेयी जी, मैं आपको पहली कॉपी भेजता हूं इसकी बंच ऑफ थॉट की, और 69,000 के शिक्षकों के भर्ती को लेकर जिस तरह से बात की है ना इलाहाबाद कोर्ट ने, वो भी देश के सामने है कि आरक्षण को कैसे हटाया गया था। और जेएमएफसी में भी आप क्वालिफाइंग बार लगाकर इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के ओबीसीज को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना चाहते हो। जेएमएफसी में ये दिया, एक क्लॉज नहीं दिया यूपी में, ये भी सबके सामने है। अब आपने की लैटरल एंट्री की बात, आपने अपवाद को नियम बनाने की कोशिश की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 16 साल लगते हैं साहब, आईएएस होने के बाद 16 साल लगते हैं, लेकिन आपने अपवाद को नियम बना दिया। हमने लैटरल एंट्री बनाई तो हमने नंदन नीलेकनी जी को लाया, जो आप आधार कार्ड कहते हैं ना, उसको यूआईडीआई कहते थे, वो नंदन नीलेकनी जी की और यूपीए की देन है। और एक मैं भाषण रामविलास पासवान जी का भी भेज दूंगा। अब ऐसा है कि मिट्ठू पिंजरे में और पिंजरे के बाहर, दोनों में रवैया अलग होता है। अभी मिट्ठू पिंजरे के बाहर आ गया है, तो घटक दल को अभी एनडीए सरकार है, अभी हमारी सरकार है, पहले तो मोदी जी की सरकार थी। तो ये बात तो तय है, सामने आया है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, वो जीते। आपने फेक नैरेटिव कहा, तो फिर 400 पार होता तो आपकी सुनता कौन था? ये तो विपक्ष को विपक्षी की वापसी है, जो अतुल लोंडे पाटिल, ऑलराइट, इस देश की जीत है। जो मैंने सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उसमें एक और सवाल जोड़ूंगा, लेकिन पहले ओरिजिनल सवाल दोहरा देता हूं। आपके पास हथियार बचा कहां? इसे बीजेपी की चतुराई समझिए। उसे पता है किस मुद्दे पर आप जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा सकते हैं। वो ऐसा मुद्दा आपको कोई दे ही नहीं रहे, वो वापस कदम खींच लेते हैं अपने। अब कैसे हथियार बनाएंगे? बताइए, हथियार क्या है आपके पास? उन्होंने यू टर्न ले लिया, वापस ही ले लिया। मानक जी, जनता में ये ज्यादा विश्वास आया है। नहीं तो जब मोदी जी का भाषण लाइव चलता है और राहुल जी का भाषण लाइव चलता है, या फिर किसी विपक्ष के नेता का भाषण लाइव चलता है ना, तो आपको पता चलेगा कि जनता में विश्वास वापस आया है कि अभी हमने जो कर दिखाया है वो 50% हुआ है। अभी देखो, साल भर में पूरा 100% हो जाएगा। जिस तरह का अन्याय अत्याचार हुआ, वो यही था चतुराई। वो चतुराई ही लोगों ने पकड़ ली है, और वो हथियार जो है विपक्ष के हाथ में दिया है, और विपक्ष ने देखा है। आप एक व्यक्ति को कोसते हो, आप एक व्यक्ति को भला बुरा कहते हो, लेकिन आपने कभी मुद्दों पे बात की है? आपको मुद्दों पे वापस लाया है, मुद्दों पे वापस लाया है। आपको हिंदू मुसलमान करने से इस देश की जनता ने इस चुनाव में रोका है। वो हथियार आया है कि आपको विकास पे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, वो हथियार वापस आया है कि आप मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो संसद में आपने की है। ओके, अब आप लेटरल एंट्री पे आइए, लेटरल एंट्री पे आइए और सीधा जवाब दीजिए अतुल लोंडे पाटिल। देश के यूपीए के सरकार के खिलाफ अतुल भाई, आप तो खुलकर कहते हैं हर मुद्दे पर, किसी मुद्दे से भागते नहीं है। आंदोलन छोड़ना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। अरे अतुल भाई, सुनिए ना, सबने उठकर इस देश के पार्लियामेंट, सुनो ना मानक भाई, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। बहुत सीरियस बात पे मैं बहस कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात आपके सामने रख रहा हूं। बोलिए। अन्ना हजारे जी की जान बचाने के लिए इस देश की संसद अगर खड़ी हो सकती है, तो 725 किसानों की जान के बाद, शहादत के बाद, इस देश का संसद अगर खड़ी होकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देती है और केवल विपक्ष देता है, ठीक है, ओके, जनता आंखें मूंद कर बैठी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हथियार हमारे पास तब अच्छा, आप लेटरल एंट्री पे आइए, ताकत के साथ हथियार। अब लेटरल एंट्री पे आइए अतुल लोंडे पाटिल, और ये बताइए, वाजपेयी जी का सवाल सही है बिल्कुल, गलत क्या है? आपने एक नंदन नीलेकनी का नाम गिना दिया, कितने लोगों के नाम मैं और गिना देता हूं।
देश के प्रधानमंत्री तक, मनमोहन सिंह तक खुद लेटरल एंट्री से आए थे, रघुराम राजन और कितने सारे नाम हैं। सही है, उसमें बहुत सारे लोग निकले, बहुत बढ़िया निकले, ऊंचे पदों तक गए, लेकिन शुरू तो आप ही ने किया था ना। आपने कितना रिजर्वेशन दिया था बताइए जरा लेटरल एंट्री में, बताइए जरा। मानक जी, नंदन नीलेकनी जी कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए थे। ही वॉज देयर टू परफॉर्म सम एक्सेप्शनल ड्यूटी। अपवाद की उन्होंने सर्विस जो है इन्फोसिस को छोड़कर आए थे। इंडिका में चलते थे, टोल नाका भी भरते थे। इनके तो छोटे छोटे कार्यकर्ता टोल वालों को थोड़ा आंकड़ा दे देते ना, मैं वही कह रहा हूं। यूपीए की सरकारों ने कितनी लेटरल एंट्री में भर्तियां की थी, उसमें कितना रिजर्वेशन दिया था, बता देते थोड़ा। मानक जी एक दो अपॉइंटमेंट जो है वो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को दिशा देने वाले थे। आप रघुरामन राजन की बात कर लीजिए, आप मनमोहन सिंह साहब की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह साहब जो है वो राज्यसभा से आए थे, रेगुलर आए थे वो, और उन्होंने इस देश को, मंदी में पूरा दुनिया डूब रही थी, 30% तक लोगों की सैलरीज नीचे आ गई थी, लोगों ने त्योहार नहीं मनाया था इंग्लैंड जैसे देश में, तब मेरा देश सिक्योर करने का काम इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किया है। इनका कंपैरिजन अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी से कर रहे होंगे तो ये अन्याय है उन लोगों पे जिन लोगों ने रुकिए एक सेकंड योगदान दिया। अरे अतुल भाई, आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। डिप्टी सेक्रेटरी मेरा सवाल घुमाइए मत, मेरा सवाल घुमाइए मत, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मैं कह रहा हूं तो आप एक काम करिए, आप क्लियर ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए यूपीए की सरकार में आपने कितनी लेटरल एंट्री से भर्तियां की और उसमें कितना रिजर्वेशन दिया, कुल मिलाकर बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए मानक जी, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी लेटरल एंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल स्पेशलाइजर्स को लेकर एक दो ऐसे एकदम एक्सेप्शनली हुई है। यहां तो देश का एडमिनिस्ट्रेशन जिस ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से शुरू होता है, जहां निर्णय प्रक्रिया होती है, वहां धड़ल्ले से भरा जा रहा है। और जब आप इतने बड़े संख्या में भरते हो तो इसका मतलब आप नकार देते हो एंट्री को, जो एंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर होना चाहिए। और एक मैं अहम बात आज रखूंगा, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है सिविल सर्विसेज का, दो बार दिया है। वहां यह होता है कि ओपन का इंटरव्यू पहले, फिर ओबीसी का इंटरव्यू, फिर एससी का इंटरव्यू, फिर एसटी का इंटरव्यू। मैं आज मांग करता हूं इस देश की सरकार से, एक विद्यार्थी के नाते, एक युवा के नाते जिसने यूपीएससी दी है, पास की है, ये कि आप इस तरह का इंटरव्यू लेकर आप मार्क्स का कंपैरिजन कीजिए पिछले 10 साल का, कि आपने ओपन कैटेगरी वाले को कितने मार्क्स दिए हैं, ओबीसी को कितने दिए हैं, एससी को कितने दिए हैं, एसटी को कितने दिए हैं। जब वो नीचे रैंक में आ जाता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए 90 प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर केवल 3 एससी, एसटी और ओबीसी है, और वो भी बाहर फेंके गए हैं। और ये मैं सब देश का एक ऐसा अहम मुद्दा मैं सामने रख रहा हूं जो बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। मानक जी, अच्छा, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने ये विषय लिया, क्योंकि ये देश के सारे उन नौजवानों का विषय है जिन्हें जानबूझकर व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। सत्यप्रकाश